महंगे टमाटर देने वाली जादुई फ्रॉक। ये कहानी शांति नाम की एक औरत की है। शांति अपनी बूढ़ी सास और छोटी बेटी के साथ रहती थी। उसका पति उसे बहुत पहले ही छोड़कर चला गया था। शांति अपने परिवार का पेट पालने के लिए टमाटर की खेती किया करती थी। एक दिन वो अपने खेत में खड़ी थी और टमाटर के पौधों को देखकर खुद से ही कह रही थी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, इस बार टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। ये लाल लाल रसीले टमाटर कितने अच्छे लग रहे हैं। कल सुबह इन्हें तोड़कर मैं मंडी में बेच आऊंगी। वापस आते समय मुन्नी के लिए फ्रॉक और सासू माँ के लिए दवाइयाँ जरूर लेकर जाऊंगी। जिस तरह हर किसान अपनी फसल को देखकर अपने खर्चे के बारे में सोचने लगता है, उसी तरह शांति भी यही सब सोच रही थी। शांति बहुत समझदार औरत थी। अपने परिवार को कैसे चलाना है उसे अच्छे से आता था। घर का और बाहर का सारा काम वो अकेले ही संभालती थी। अपनी इतनी अच्छी टमाटर की फसल देखकर वो बहुत खुश हुई और अपने घर गई। घर जाकर उसने अपनी बेटी और सासू माँ को ये खबर सुनाई। तब शांति की बेटी मुन्नी ने कहा, माँ, जैसा कि आपने कहा इस बार हमारी टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, तो क्या आप मेरे लिए एक नई फ्रॉक ला दोगी? हाँ मुन्नी, क्यों नहीं। कल जब मैं टमाटर की फसल मंडी में बेचने जाऊंगी तब तुम्हारे लिए एक प्यारी सी फ्रॉक लेकर आऊंगी और साथ में सासू माँ की दवाइयाँ भी। बहू, ठंड का मौसम आने वाला है, मेरे लिए एक गरम शॉल भी लेती आना। अरे हाँ, अच्छा हुआ मम्मी जी जो आपने मुझे याद दिला दिया। शॉल के बारे में तो मैं भूल ही गई थी। मैं वापस आते वक्त शॉल भी लेकर आ जाऊंगी। अब बस आज रात बीत जाए, कल सुबह ही मैं अपने सारे टमाटर तोड़ लूंगी और मंडी में बेच आऊंगी। पूरा परिवार बहुत खुश था। वो सभी मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते खाते मुन्नी टीवी चला देती है। टीवी में न्यूज आती है कि टमाटर 200 रुपए किलो हो गया है। ये सुनकर शांति की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, टमाटर 200 रुपए किलो हो गई है। इसका मतलब हमारे पास जो टमाटर है इतने महंगे बिकेंगे, यानी कि हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। लगता है भगवान को हमारी गरीबी पर दया आ गई। मम्मी, इसका मतलब अब आप मेरे लिए एक नहीं बल्कि बहुत सारी फ्रॉक ला सकती हो। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए ढेर सारी फ्रॉक लेकर आऊंगी। वो पूरा परिवार बहुत खुश होता है। शांति से अगली सुबह होने का इंतजार नहीं हो रहा था। उसकी रात करवटें बदलते हुए बीत जाती है। अगली सुबह जैसे ही शांति अपने खेत पर पहुंचती है तो वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके खेत में एक भी टमाटर नहीं थे। सारे टमाटर गांव के लोग चोरी करके ले गए थे। हे भगवान, लोगों ने मेरे खेत की क्या हालत कर दी। मैंने यहाँ पर कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत से मैंने ये फसल उगाई थी। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई, मेरा पैसा भी खराब हो गया, मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हे भगवान, मेरी खुशी आपसे बर्दाश्त नहीं होती ना। शांति खूब रोती है। उसकी वो फसल लोग चुरा कर ले गए थे जो लाखों में बिकने वाली थी। शांति का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उसको एहसास होता है कि उसको रात में ही अपने खेत पर आकर टमाटर तोड़ लेने चाहिए थे। वो बहुत दुखी होकर घर आने लगती है। वो घर आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में दो लड़के एक लड़की को परेशान करते हुए दिखते हैं। छोड़ दो मुझे घर जाना है, नहीं तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या बिगाड़ लेगी तू हमारा? तुझे हम ऐसे नहीं जाने देंगे। पहले तू हमें माला माल बना, तभी हम तुझे जाने देंगे, समझी तू? शांति को समझ नहीं आया कि वो लड़का ऐसा क्यों कह रहा है। वो गुस्से में तो पहले से ही थी। वो तुरंत उस लड़के के पास गई और उसे जोरदार चाटा मारा और बोली, शर्म नहीं आती? एक लड़की को छेड़ रहे हो? घर में माँ बहन नहीं है क्या तुम्हारे? अगर उन्हें कोई छेड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा? ए आंटी, जुबान संभाल कर बात कर, समझी? हम इस लड़की को छेड़ नहीं रहे हैं। तू जानती है ये लड़की कौन है? ये एक परी है। अभी हमने इसको अपना रूप बदलते हुए देखा है। हम इससे खुद को अमीर करने के लिए कह रहे हैं, समझी? शांति उस लड़की को बड़ी ही ध्यान से देखती है। दिखने में तो वो लड़की बिल्कुल साधारण लग रही थी। शांति कहती है, झूठ मत बोलो तुम, समझे? मैंने कहा छोड़ दो इस लड़की को, नहीं तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। वो लड़के उस लड़की को नहीं छोड़ रहे थे।
इसलिए शांति को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में उन दोनों लड़के को पीट कर उनका भरता बना देती है। उसके टमाटर चोरी हो गए थे। इस बात का गुस्सा भी शांति उन दोनों लड़कों पर ही निकाल देती है। डर के मारे वो दोनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तब शांति उस लड़की से कहती है, देखा, भगा दिया ना मैंने उन्हें। हिम्मत से काम लेनी चाहिए, समझी तुम? अपनी रक्षा खुद करनी सीखो। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया, कल को क्या पता मैं तुम्हें ना देख पाऊँ या कोई तुम्हारी मदद ना करे। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ आंटी जी, मैं समझ गई। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। बताओ, कहाँ है तुम्हारा घर? नहीं आंटी, मैं चली जाऊंगी। अरे, ऐसे कैसे चली जाओगी? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ कर आऊंगी। ठीक है चलिए, लेकिन आप इतने गुस्से में क्यों बोल रही हैं? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं थोड़ा परेशान हूँ। क्यों? फिर शांति उस लड़की को सारी बात बताती है कि वो क्यों परेशान है। सारी बात जानकर वो लड़की कहती है, आंटी, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मुझे लगता है आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और दुखी होकर शांति अपने घर पहुँच जाती है। घर पहुंचकर शांति अपनी बेटी और सास को सारी बात बताती है, जिसे सुनकर उन दोनों को भी बहुत बुरा लगता है। ये तो बहुत बुरा हुआ माँ, अब मेरी फ्रॉक नहीं आ पाएगी। और फ्रॉक तो दूर की बात है, इस साल की फसल खराब हो गई। इसका मतलब पूरे साल पैसों की बहुत तंगी होगी। हाँ मुन्नी, तू सही कह रही है, लेकिन मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हारूंगी। तभी शांति की सास उसको समझाते हुए कहती है, देख बहू, हमारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन मन छोटा करने से कुछ नहीं होगा। तुम बस हिम्मत मत हारो। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद इसमें भी हमारी कोई भलाई हो या हमारे साथ और भी ज्यादा अच्छा होने वाला हो। आप सही कह रही हैं सासू माँ, मैं कल ही खेत जाऊंगी और वहाँ की अच्छे से साफ सफाई करके दोबारा पौधे लगाऊंगी। अगले दिन शांति अपने खेत पर जाती है और खेत की सफाई करने लगती है। वो देखती है कि अभी भी पौधे पर एक टमाटर लगा हुआ है। ये देखकर शांति कहती है, सारे टमाटर चोरी करके ले गई। ये एक किसके लिए छोड़ दिया? ये भी ले जाते। अब छोड़ ही दिया है तो इसे घर ले जाऊंगी, इसकी चटनी बनाकर खा लेंगे। ऐसा सोचकर शांति पूरे खेत की सफाई कर देती है और उस एक टमाटर को लेकर घर आ जाती है। शांति उस टमाटर की चटनी बनाने ही वाली थी कि तभी वो टमाटर एक परी के रूप में बदल जाता है। वो परी कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसको उन लड़कों से शांति ने बचाया था। शांति परी को देखकर हैरान हो जाती है। तुम तो उस लड़की की तरह लग रही हो जिसको मैंने उन लड़कों से बचाया था। मैं वही हूँ आंटी जी, उन लड़कों ने आपको बिल्कुल सही कहा था। उन्होंने मुझे परी से साधारण लड़की बनते हुए देख लिया था और इसलिए वो मेरे पीछे पड़ गए थे। अच्छा, इसका मतलब तुम सच में परी हो? शांति अपनी सास और बेटी को वहाँ बुलाती है और सबको उस परी से मिलाती है। परी को शांति के परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है, आंटी जी, आपका परिवार बहुत अच्छा और प्यारा है, खासकर आपकी बेटी मुन्नी। मुन्नी, तुम्हें फ्रॉक बहुत पसंद है ना? हाँ परी जी, और मेरे पास फ्रॉक है भी नहीं। सोचा था अगर टमाटर बिक जाते तो मेरी माँ फ्रॉक ले आती, लेकिन रातों रात हमारे टमाटर गांव वालों ने चुरा लिए। कोई बात नहीं मुन्नी, मैं तुम्हें एक फ्रॉक देती हूँ। ऐसा कहकर परी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत फ्रॉक प्रकट करती है और कहती है, मुन्नी, तुम इस फ्रॉक को पहन भी सकती हो और इससे ढेर सारे टमाटर भी मांग सकती हो। इस फ्रॉक से तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और तुम्हारी माँ की भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी, आप सच में बहुत अच्छी हो। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। परी के जाने के बाद मुन्नी झट से एक फ्रॉक पहन लेती है। जैसे ही वो फ्रॉक पहनती है, उसमें से ढेर सारे टमाटर निकलने लगते हैं। देखते ही देखते घर में टमाटर का ढेर लग जाता है। ये देखकर शांति और उसकी सास भी बहुत खुश होते हैं। शांति तुरंत सारे टमाटर ले जाकर मंडी में बेच देती है। टमाटर को बेचकर उसके पास लाखों रुपए आ जाते हैं। उन पैसों से शांति अपनी सास के लिए शॉल और दवाइयाँ लाती है और अपनी बेटी के लिए अलग अलग रंग की ढेर सारी फ्रॉक लेकर आती है।
इसी तरह अब वो रोजाना किया करते थे। फ्रॉक से ढेर सारे टमाटर मांगकर मंडी में बेच दिया करते थे। इसी तरह उन्होंने बहुत सारा पैसा कमा लिया और वो बहुत अमीर हो गए। शांति जरूरतमंद लोगों की मदद भी किया करती थी। इस तरह टमाटर देने वाली जादुई फ्रॉक के कारण उनका जीवन बहुत खुशहाल हो जाता है और गरीबों की मदद करते हुए शांति अपने परिवार के साथ अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। रामपुर नामक गांव में स्वीटी अपनी 2 बहनें और अपनी माँ सुशीला और पिता कमलेश के साथ रहती थी। उसके पिता कमलेश आए दिन नशे में डूबे रहते थे। ऐसे में घर का खर्चा चलाने के लिए सुशीला लोगों के घरों में नौकरानी का काम करना शुरू कर देती है। तब जाकर उस गरीब के घर का चूल्हा जलता था। वो अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए खुद भूखी रह जाती थी। समय पर खाना ना खाने की वजह से सुशीला बीमार रहने लगी। उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से वो बिस्तर पकड़ लेती है। अब घर की सारी जिम्मेदारी 18 साल की स्वीटी पर आ जाती है। कहते हैं भगवान जब किसी को गरीब बनाता है तो उसे कोई न कोई गुण जरूर देता है। स्वीटी को सिलाई बुनाई का काम बहुत अच्छे से करना आता था, इसलिए उसने घर पर ही एक छोटा सा बुटीक खोल लिया था। एक दिन स्वीटी के बुटीक में उसकी बचपन की सहेली दिशा आती है और स्वीटी से कहती है, अरे स्वीटी कैसी है? अरे दिशा, तू कब आई? आज सुबह ही शहर से वापस लौटी हूँ। कल तक फिर वापस चली जाऊंगी, इसलिए सोची कि आज तुमसे मिल लूं। ये तो तूने बहुत अच्छा किया दिशा, आप बैठ मेरे पास। क्या बात है स्वीटी, तूने तो अपने घर को ही बुटीक बना लिया है। क्या करूं यार, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे इस गरीब बुटीक में कौन सा ग्राहक आएगा? और अगर तू ऐसे ही ओल्ड फैशन ड्रेस स्टिच करेगी तो कौन तुझसे अपने कपड़े सिलवाएगा? आजकल सब न्यू फैशन ढूंढते हैं, इसलिए मेरी बात मान और तो ट्रेंड के हिसाब से कपड़े स्टिच किया कर। अच्छा चल, अब मैं घर चलती हूँ। इतना कहकर दिशा वहाँ से चली जाती है। दिशा की बातें स्वीटी को सोचने पर मजबूर कर देती है। दिशा ठीक कह रही है, तभी मेरे बुटीक पर कोई ग्राहक नहीं आता जल्दी। इस बारे में मुझे सोचना चाहिए। फिर एक दिन जब स्वीटी अपने बुटीक का सामान लेने के लिए बाजार जाती है तो वहाँ एक बुटीक की शॉप देखती है, जहाँ कई सारे फैशनेबल ड्रेस शो पीस में लगे हुए थे, जैसे बैकलेस ब्लाउज, फैशनेबल सूट, गाउन और भी बहुत कुछ। ये सब देखकर स्वीटी सोचती है, अगर मैं इस टाइप के कपड़े सिलूंगी तो शायद मेरा बुटीक चल जाएगा। फिर स्वीटी ऐसे कपड़े सिलने के लिए बाजार से सामान खरीद लेती है और घर आ जाती है और कपड़े सिलने लगती है। लेकिन सिलाई मशीन अत्यधिक पुराना होने के कारण वो कपड़े पर ठीक से सिलाई नहीं कर पाता है और बार बार सिलाई मशीन की सुई भी टूट जाती है, जिस वजह से स्वीटी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। मेरी एक यही उम्मीद थी जो कि टूट गई। मैंने एक एक पैसा बचाया था और जिससे ये कपड़े खरीदे, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। ये सिलाई मशीन ही मेरा साथ नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूंगी? अपनी दोनों बहनों को क्या खिलाऊंगी? माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगी? तभी वहाँ स्वीटी की 2 छोटी बहनें तारा और सितारा स्वीटी के पास आती हैं और कहती हैं, दीदी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना बना दो ना। हाँ दीदी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमारे लिए कुछ बना दो ना। ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ। स्वीटी किचन में जाती है और आटे का डब्बा खोलती है, जिसके अंदर थोड़ा सा आटा बचा हुआ होता है। स्वीटी जल्दी से उन आटे को सान कर अपनी दोनों बहनों के लिए रोटी बना देती है और अपनी दोनों बहनों को खाने के लिए दे देती है। ये लो तारा और सितारा, रोटी खा लो। क्या दीदी, ये भी कोई खाना है क्या? सिर्फ सादी रोटी? इसके साथ कोई तो सब्जी होनी चाहिए थी ना। मेरी बहनों, मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे, बस आज के लिए ये खा लो। मैं कल से तुम्हारे लिए सब्जी भी बनाया करूँगी। स्वीटी की दोनों बहनें वो सूखी रोटी खाकर सो जाती हैं। उनमें से स्वीटी एक रोटी अपनी माँ को भी खिलाती है और खुद भूखी रह जाती है। सबको खाना खिलाने के बाद स्वीटी सिलाई मशीन पर उम्मीद लगाए बैठ जाती है और कपड़े फिर से सिलने लगती है, परंतु सिलाई मशीन स्वीटी का बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? स्वीटी बहुत ही परेशान हो जाती है।
तभी रात के 12 बजे स्वीटी के पिता कमलेश नशे में धुत घर आता है। उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा शराब की गंदी बदबू आ रही थी। वो नशे में चूर अपनी बेटी से कहता है, ए बेटी, जल्दी से आज की सिलाई के पैसे दे मुझे। मैं बोल रहा हूँ ना, जल्दी से पैसे दे, निकाल पैसे। पिताजी, आपको शर्म नहीं आती? आप इस तरह से नशे में चूर होकर मेरे से पैसे मांग रहे हो। अगर मेरे पास 1 रुपया भी होता तब भी मैं आपको नहीं देती। क्या बोली? तू मुझे पैसे नहीं देगी? रुक जा तू, मैं बताता हूँ तुझे। पैसे नहीं देगी बोलती है। इतना कहकर कमलेश नशे में स्वीटी की सिलाई मशीन उठाता है और तोड़ देता है और उसके बुटीक को तहस नहस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। स्वीटी बहुत रोती है। इन शोर शराबों से सब उठ जाते हैं। स्वीटी की माँ सुशीला स्वीटी को अपने पास बुलाती है और कहती है, मत रो बेटी, चुप हो जा। ये सब देखने से पहले ऊपर वाला मुझे उठा लेता। कैसी जिंदगी दी है भगवान ने, उनको जरा भी हम पर रहम नहीं आता। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। ऐसा क्यों कहती हो माँ? आप तो मेरी हिम्मत हो। पर आप चिंता मत करो, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी। अब तो मेरी सिलाई मशीन रही नहीं, वैसे भी मेरा बुटीक ज्यादा नहीं चलता था, इसलिए अब मैं कल कोई नौकरी ढूंढने जाऊंगी। घर पर तारा और सितारा आपका ध्यान रखेंगी। अब आप सो जाओ माँ। फिर अगली सुबह होते ही स्वीटी सुबह सवेरे घर से काम की तलाश में निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़े आदमी बेहोश पड़े मिलते हैं। अरे ये क्या, इन बाबा की हालत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। स्वीटी उन बूढ़े बाबा के मुंह पर पानी की छींटे मारती है और उन्हें होश में लाती है और उन बाबा को पानी पिलाती है। बाबा, आप ठीक तो है ना? हाँ बेटी, तुम्हारी मदद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना बोलकर बाबा एक सुंदर सी परी में बदल जाते हैं। ये देखकर स्वीटी एक पल के लिए घबरा जाती है। घबराओ मत स्वीटी, मैं तो बस तुम्हें परख रही थी। तुम्हें पता है ना कि परियां सबकी मदद करती हैं, तो मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। बताओ तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? परी की बात सुनकर स्वीटी रोते हुए परी को सारी बात बताती है और ये भी बताती है कि वो आज काम की तलाश में निकली थी। स्वीटी की बात सुनकर परी कहती है, वाकई में तुम्हारे जीवन में तो बहुत दुख है, पर मुझे तुम्हारी हिम्मत की सराहना करनी पड़ेगी। इतनी मुश्किल हालातों में भी तुमने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। फिर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और स्वीटी के हाथों में एक चमचमाती सी जादुई सिलाई मशीन आ जाती है। स्वीटी, ये एक जादुई सिलाई मशीन है, इसे तुम अपने घर ले जाओ, फिर देखना इसका कमाल। इससे तुम्हारे घर की काया पलटी हो जाएगी। स्वीटी परी का धन्यवाद करती है। परी वहाँ से उड़ जाती है और स्वीटी खुश होकर अपने घर को लौट आती है और उस सिलाई मशीन को घर में रखते ही परी के कहे अनुसार उसका घर एक जादुई बुटीक में बदल जाता है, जहाँ अचानक बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े उसके बुटीक की शोभा बढ़ा रहे थे। अरे वाह, उस परी की कही हुई बातें तो सच हो गईं। मेरा बुटीक तो जादुई बुटीक में बदल गया। मुझे लगता है कि ये सिलाई मशीन से मैं जो कहूँगी, ये सिलाई मशीन मेरे कहने पर ही कपड़े खुद सिल देगा। एक बार इसे जांच कर देखती हूँ। हे जादुई सिलाई मशीन, मैं चाहती हूँ कि मेरी बुटीक में बहुत सारे फैशनेबल लहंगे हो। स्वीटी के इतना कहते ही सिलाई मशीन चलने लगता है और अपने आप ही उस सिलाई मशीन से बहुत ही सुंदर सुंदर लहंगे सिलने लगते हैं। बहुत सारे लहंगे सिलकर अपने आप ही हैंगर पर टंग जाते हैं। ये देखकर स्वीटी की खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर स्वीटी ने अपने घर के बाहर स्वीटी की बुटीक के नाम का बोर्ड लगा दिया और अपने घर के बाहर कुछ लहंगे टांग दिए, जिन्हें देखकर ग्राहक लहंगे की ओर आकर्षित होकर स्वीटी के बुटीक में आने लगे। अब स्वीटी का बुटीक चलने लगा। फिर एक दिन स्वीटी के बुटीक में 2 मॉडल लड़कियां आती है और कहती है, वाओ, तुम्हारे बुटीक में कितने सारे ट्रेंडिंग आउटफिट्स हैं। ये मेरी सहेली कीर्ति है, कुछ दिन में इसकी शादी होने वाली है। इसको बहुत ही सुंदर लहंगा चाहिए और मुझे शरारा। अपने ड्रेस हम तुम्हारे बुटीक से सिलाई कराना चाहते हैं। शरारा सुनकर स्वीटी सोचती है, अरे मैंने तो कभी शरारा सिला ही नहीं, पर कोई बात नहीं, मेरे पास तो जादुई सिलाई मशीन है ना, उससे काम हो जाएगा। हाँ ठीक है, आप दोनों के कपड़े समय पर आप लोगों को तैयार मिलेंगे। ठीक है, ये लो कुछ एडवांस पैसे।
इतना कहकर दोनों लड़कियां चली जाती हैं। दोनों लड़कियों के जाने के बाद स्वीटी अपने सिलाई मशीन से कहती है, हे मेरे जादुई सिलाई मशीन, मेरा ये बुटीक तुम्हारे बदौलत है। मुझे बहुत ही सुंदर सा लहंगा और एक शरारा चाहिए। तभी जादुई सिलाई मशीन सुंदर सा लहंगा और शरारा सिलकर तैयार कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद दोनों लड़कियां उसके बुटीक पर आती है और अपना लहंगा और शरारा देखकर बहुत खुश हो जाती है। ओह माय गॉड स्वीटी, यू आर वेरी टैलेंटेड। कितना प्यारा शरारा और लहंगा सिला है तुमने। हाँ स्वीटी, आई लव दिस लहंगा। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अब से हमारी फैमिली में जो भी फंक्शन हो उसमें हम तुमसे ही ड्रेस सिलवाया करेंगे। अब स्वीटी का बुटीक बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है। दूर दूर से लोग उसके बुटीक में कपड़े सिलवाने आने लगते हैं। अब स्वीटी बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। उन पैसों से स्वीटी ने अपनी माँ का एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाया और अपने पिता को 3 महीने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में डलवा दिया और अपनी दोनों बहनों का बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया। अब स्वीटी के घर के हालात सुधर चुके थे। उसकी माँ अब बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके पिता भी 3 महीने बाद घर लौट आते हैं। अब उसके पिता की भी नशे की हालत छूट चुकी थी। फिर एक दिन सुशीला स्वीटी से कहती है, बेटी तूने हमारे लिए बहुत कर लिया। अब एक न एक दिन तो तुझे अपनी दुनिया बसानी ही है। इसलिए मैंने और तेरे पिता ने मिलकर तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। ठीक है माँ, आप लोगों ने मेरा रिश्ता देखा है तो अच्छा ही देखा होगा। फिर कुछ दिनों बाद स्वीटी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। अब उसकी शादी में बस एक दिन बचे थे। स्वीटी अपनी सिलाई मशीन के पास आती है और नम आंखों के साथ कहती है, हे मेरी जादुई सिलाई मशीन, आज मेरा ये आखिरी दिन है। मेरी शादी के लिए मुझे एक सुंदर सा लहंगा दे दो। स्वीटी के इतना कहते ही उसके जादुई सिलाई मशीन में एक चमक उठती है और बहुत ही सुंदर सा लहंगा सिलकर तैयार हो जाता है। माँ, कल मैं इस घर से विदा हो जाऊंगी। मेरे इस सिलाई मशीन को संभाल कर रखना। आज हमारे घर की हालत सुधर पाई है तो इस सिलाई मशीन की बदौलत। फिर अगले दिन स्वीटी की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और सभी लोग स्वीटी की इतनी धूमधाम से शादी होते देख दंग रह जाते हैं। और ये वही लोग थे जो एक दिन स्वीटी के बुटीक का मजाक उड़ाते थे। पूर्वी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ रीता कई महीनों से बीमार थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने रीता को बोल दिया था कि 2 महीने के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी। जैसे ही रीता को ये बात पता चलती है, वो पूर्वी से कहती है, पूर्वी, मैं आजकल ज्यादा बीमार रहने लगी हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो तू अपने चाचा जी के घर चली जाइयो। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। आज डॉक्टर ने मुझे बोल दिया है कि 2 महीने के अंदर अंदर मेरी मौत हो जाएगी। हम तो जैसे तैसे अपना पेट भर लेते हैं, इलाज कैसे करवा पाएंगे? तेरे चाचा जी बहुत अच्छे हैं, वो तुझे अपने घर में जरूर रखेंगे। और हाँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, इस गांव की लड़कियाँ तेरे काले रंग की वजह से तेरा बहुत मजाक बनाते हैं। अरे माँ, मैं उन लड़कियों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर है तो बच्चे ही ना, क्या पता कभी तुझे उनकी बात बुरी लग जाए। मेरे जाने के बाद तो गांव में किसी से भी बात मत करियो। इसी तरह 1 महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन रीता की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उसी वक्त उसकी जान निकल जाती है। माँ, आखिरकार आप मुझे अकेले छोड़कर चली गयी। एक आप ही तो मेरी सहारा थी और अब आप भी मुझे छोड़कर चली गयी। हर बार मैं ऐसे अकेले क्यों रह जाती हूँ? रोते रोते पूर्वी थोड़ी देर बाद अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देती है। 2 दिन तक तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली एक औरत उसके घर आती है। पूर्वी बेटा, मैं जानती हूँ तेरे लिए ये बहुत दुख का समय है, लेकिन तू खुद सोच, अगर तेरी माँ तुझे इस तरह रोते हुए देखती तो क्या उन्हें अच्छा लगता? तू खुद को संभाल, ये जीवन है, कैसे भी करके इसे जीना ही होता है। कुछ देर तक वो औरत पूर्वी को समझाती है और फिर अपने घर वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद पूर्वी सोचती है,
माँ ने मुझे कहा था कि उनके जाने के बाद मुझे चाचा जी के घर जाना है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। अभी थोड़े से पैसे हैं, उससे खाने का जुगाड़ कर लूंगी, तब तक कोई काम ढूंढ लेती हूँ। पूर्वी थोड़े से पैसों से घर का राशन ले आती है और खुद काम ढूंढने बाहर चली जाती है। पूर्वी अभी छोटी थी, इसलिए उसे कोई भी अपने दुकान पर काम पर नहीं रख रहा था। काका, आपके दुकान में काम है तो मुझे रख लो। अरे नहीं, तुझे मैं अपनी दुकान में काम पर नहीं रखूंगा। क्यों, क्या हो गया काका? आपको तो पता ही है मुझे काम की सख्त जरूरत है। तुझे अपनी दुकान में काम पर रखकर मुझे जेल नहीं जाना है। तू अभी 18 साल से कम है। अगर किसी ने भी पुलिस को ये बात बताई तो मुझे जेल हो जाएगी। इस तरह पूर्वी को कहीं काम नहीं मिलता है और ना चाहते हुए कुछ दिनों बाद उसे अपने चाचा चाची के घर जाना ही पड़ता है। पूर्वी अपने चाचा को सारी बातें बताती है। हाँ, मुझे ये बात पता चली थी, लेकिन मैं गांव में नहीं था, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। तेरी चाची थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये गई ही नहीं। क्यों जाऊँ मैं इसके घर? आज से कई सालों पहले जब मैं वहाँ से निकली थी तो मैंने सोच लिया था कि कभी वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। तुम तो पुरानी बात भूलना ही नहीं चाहती हो। ऐसे कैसे भूल जाऊँ? चुप हो जाओ, तुम्हारी वही घिसी पिटी बातें सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि पूर्वी को हमारी जरूरत है और वो यहीं रहेगी। अपने पति के इतना कहते ही रेखा भड़क जाती है और बोलती है, अरे अब पागल हो गए हो क्या? जब इसके परिवार से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं तो इससे मेरा क्या रिश्ता है जो मैं इसे अपने घर में रख लूं? अरे रेखा, अभी ये छोटी बच्ची है, बच्चों से क्या दुश्मनी निकाल रही हो? ऐसे अकेले कहाँ रहेगी? ये सही है, कोई भी मुंह उठाकर आए और उसे मैं अपने घर में रख लूं। अरे इसकी शक्ल तो देखो, मेरी सहेलियों ने इसे देखा तो मेरा कितना मजाक बनाएगी। कतई नहीं, ये यहाँ कतई नहीं रहेगी। रेखा, बस अब तुम बहुत बोल चुकी हो। तुम्हारी सहेलियों की मुझे कुछ नहीं पड़ी है। अब उनके बारे में सोचकर मैं फैसला करूँगा। ये घर मेरे पैसों से चलता है और मैंने फैसला ले लिया है कि पूर्वी इसी घर में रहेगी। वैसे भी मैं अभी काम के सिलसिले से शहर जा रहा हूँ, इसलिए मेरा मूड मत खराब करो। अगले दिन पूर्वी के चाचा शहर चले जाते हैं। रेखा चाहकर भी पूर्वी को घर से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। रेखा की खुद की बेटी भी थी जिसका नाम जियाना था। जियाना अपनी माँ की तरह ही घमंडी और बदतमीज थी। अपने पति के जाने के बाद रेखा पूर्वी को एक तमाचा लगाती है और बोलती है, काली, तेरे पैदा होते ही तेरा बाप मर गया और अब तेरी माँ मेरे घर में क्या मनहूसियत फैलाने आई है? आज से पहले कभी भी जियाना के पापा ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं की है और तेरी वजह से ये कसर भी पूरी हो गई। तेरा इस घर में जीना हराम न कर दिया तो मेरा नाम भी रेखा नहीं। देख कैसे तो खुद निकलेगी मेरे घर से। चल अब अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे सामने खड़ी मत रह। किचन में जाकर बर्तन धो, उसके बाद बाथरूम में रखे कपड़े भी धो दियो। ठीक है चाची जी, आज से घर के सारे काम मैं कर दूंगी। आपने मुझे अपने घर में रहने की इजाजत दी, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। ओ हेलो, 2 टके की काली नौकरानी, मेरे सामने ज्यादा मीठी मीठी बातें मत कर। और हाँ, मुझे चाची बोलने की जरूरत नहीं है। इस घर में एक नौकरानी की हैसियत से रह रही है, समझ गई? पूर्वी रेखा की बात सुनकर निराश होती है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप घर के सारे कामों में लग जाती है। पूर्वी किचन की सफाई कर रही थी, तभी उसका ध्यान किसी दूसरी जगह जाता है और उसके हाथ से तेल की बोतल गिर जाती है, जिसकी वजह से फर्श पर तेल गिर जाता है। जियाना ये सब देख लेती है और वो रेखा को जाकर बता देती है। रेखा गुस्से से किचन में आती है। कल्लो, पहले दिन ही तूने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। तुझे अंदाजा भी है महंगाई कितनी बढ़ गई है? कल ही मैं इतना महंगा तेल लेकर आई थी, तेरा ध्यान किधर था? आज तो मैं तुझे नहीं पीट रही हूँ, लेकिन आज के बाद तूने मेरा नुकसान किया तो तेरी हड्डियाँ तोड़ दूंगी। ठीक है, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वैसे घर का सारा काम हो गया है, आप मुझे खाने के लिए दे दीजिए। एक तो तूने अभी मेरा नुकसान किया और ऊपर से चाहती है कि मैं तुझे खाना दूं? भूल जा। लेकिन मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। तुझे अभी का बनाया हुआ खाना तो नहीं मिलेगा, कल रात की रोटी पड़ी है, जाकर खा ले। इतना बोलकर रेखा वहाँ से चली जाती है और पूर्वी रात की पड़ी हुई रोटी नमक के साथ खा लेती है। इस तरह रेखा पूर्वी पर बहुत अत्याचार करती है। बढ़ते समय के साथ रेखा का अत्याचार और बढ़ता जा रहा था। पूर्वी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि ये घर छोड़कर उसे रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। ऐसे ही सब कुछ चल रहा था।
एक दिन पूर्वी देखती है कि रेखा की बेटी जियाना रेखा की तिजोरी से बहुत सारे पैसे लेकर कहीं बाहर जा रही थी। अरे जियाना दीदी, आप चाची की तिजोरी से इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रही हो? ओए कल्लो नौकरानी, अपने काम पर ध्यान दिया कर। मेरे से ज्यादा बकवास की ना तो एक थप्पड़ में सही कर दूंगी। मेरे से सवाल करने वाली तो कोई नहीं होती यहाँ पर। मेरी मम्मी के पैसे हैं, मैं इनका कुछ भी करूँ, तुझे क्या? इतना बोलकर जियाना वहाँ से चली जाती है। रात को रेखा अपनी तिजोरी में जाकर देखती है और उसे पैसे नहीं मिलते। ये देखकर रेखा को बहुत गुस्सा आता है और वो पूर्वी पर शक कर लेती है। नौकरानी, घर की सफाई करते करते मेरी तिजोरी की सफाई भी करने लग गई है। सच सच बता दे, मेरे पैसे चोरी करके कहाँ रखे हैं? झाड़ू पोछा करने के लिए तो मेरे रूम में आती है और मुझे पता है कि पैसे भी तूने ही चुराए हैं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने जियाना दीदी को आपकी तिजोरी से पैसे निकालते हुए देखा था। उसी वक्त जियाना दोस्तों के साथ पार्टी करके घर आ गई और उसने सारी बातें सुन लिया। देखो मम्मी, ये काली नौकरानी कैसे आपकी बेटी पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। इससे पहले कि ये घर में और चोरी करे, आप अभी के अभी से हमारे घर से निकाल दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद चोरी करके मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की? जियाना बिल्कुल सही कह रही है। मेरी बेटी के पास पैसों की कमी है जो वो पैसे चोरी करेगी। तुझ भिखारी ने चोरी किया होगा। तूने अपनी जिंदगी में इतने सारे पैसे तो देखे नहीं होंगे, इसलिए चोरी कर लिए। उसके बाद रेखा पूर्वी को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। रात का अंधेरा हो रहा था। पूर्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। रात को पूर्वी सड़क के एक कोने में बैठ जाती है। माँ, आपने मुझे चाचा जी के घर आने के लिए क्यों कहा? मैं जानती हूँ अगर चाचा जी होते तो चाची मेरे साथ ये सब कभी नहीं कर पाती, लेकिन जब वो खुद काम की वजह से शहर में रहते हैं तो मैं यहाँ कैसे अच्छे से रह सकती हूँ? आपको पहले से ही पता होगा कि चाची कैसी है। इससे अच्छा होता कि मैं कुछ दिनों तक भूखे रहकर मर जाती। पूर्वी रो रही होती है, तभी उसे एक आवाज आती है। वो आवाज एक परी की थी। ऐसी बातें मत करो, जीवन सबका अधिकार है। बस फर्क इतना है कि कोई पैदा होते ही हंसी खुशी रहने लगता है और किसी को अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखने पड़ते हैं। आवाज सुनकर पूर्वी पीछे मुड़ती है और उसे परी नजर आती है। आपको तो मैंने किताबों में देखा है। हाँ, कई बच्चों को परियों के बारे में किताबों में जानने को मिलता है, लेकिन मैं अच्छे लोगों को ही नजर आती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। मैंने रोते हुए तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। अब मैं तुम्हारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आने दूंगी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर मैं खुशी से कैसे रह सकती हूँ? मेरी इतनी उम्र भी नहीं जो कोई मुझे काम पर रख ले। पूर्वी ये सब बोल ही रही थी कि परी वहाँ पर एक खूबसूरत ड्रेस प्रकट कर देती है। पूर्वी की नजर ड्रेस की खूबसूरती से हट ही नहीं रही थी। ये ड्रेस तुम्हारा है, तुम इसे पहन लो और इससे जो चाहो मांग लेना। उसके बाद परी वहाँ से चली जाती है। पूर्वी अपने पहले वाले घर में जाती है और सबसे पहले ड्रेस से खाना मांगती है। खाना आ जाता है और वो खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह पूर्वी जादुई ड्रेस से बोलती है, जादुई ड्रेस, मुझे घर के राशन के लिए कुछ पैसे चाहिए। वहाँ बहुत सारा पैसा आ जाता है और पूर्वी घर का राशन ले आती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन पूर्वी सोचती है, ये ड्रेस जादुई है और दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं इसे एक बार पहन कर देखना चाहती हूँ। उसके बाद पूर्वी जादुई ड्रेस पहन लेती है। जादुई ड्रेस पहनते ही पूर्वी परियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। अपना नया रूप देख पूर्वी बहुत खुश होती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और पूर्वी जादुई ड्रेस की मदद से अपना एक दुकान खोल लेती है। गांव के सभी लोग पूर्वी के दुकान से ही सामान लेते थे। इस वजह से उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। इसी तरह पूर्वी की जिंदगी में सब हंसी खुशी चल रहा होता है। तभी एक दिन रेखा पूर्वी के गांव में अपनी एक रिश्तेदार से मिलने आई थी और सबके मुंह से पूर्वी की तारीफ सुनकर हैरान रह जाती है। पहले तो सबकी बातें सुनकर रेखा को विश्वास नहीं होता है कि पूर्वी अपने दुकान से इतनी अमीर हो गई है, लेकिन जब वो अपने आँखों से पूर्वी की दुकान देखती है तो उसे यकीन करना पड़ता है।
अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही गरीब है जो रहने के ठिकाने के लिए मेरे घर पर आई थी और आज अपने नाम से इतना बड़ा दुकान चलाती है। अचानक इसके पास खुद का दुकान खोलने के पैसे कहाँ से आए? और मैंने सुना है कि पूर्वी का घर भी बहुत बड़ा है। इसके घर जाकर देखती हूँ। रेखा गांव के किसी औरत से पूर्वी के घर का पता मांगती है और उसके घर जाती है। रेखा पूर्वी के घर में ताक झांक करने लगती है और उसे जादुई ड्रेस के बारे में पता चल जाता है। अच्छा, तो ये बात है। थोड़ी देर बाद जैसे ही ये लड़की अपने दुकान वापस जाएगी, मैं जादुई ड्रेस से बहुत सारे सोने के सिक्के मांगूंगी। थोड़ी देर बाद पूर्वी घर से बाहर जाती है। रेखा उसके घर के अंदर जाती है। जादुई ड्रेस, मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के दे दो। मूर्ख औरत, तुझे क्या लगता है कि पूर्वी अपना घर का गुजारा मेरी मदद से करती है? मैंने उसकी मदद बस 2 बार की और उसके बाद से उसने सब कुछ अपने दम पर किया है और तू आ गई मेरे से भीख मांगने। मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर जादुई ड्रेस वहाँ एक सांप ले आता है। सांप देखकर रेखा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। उस दिन के बाद से रेखा कभी भी उस गांव में नहीं आती है। इस तरह रेखा को उसके किए की सजा मिल जाती है और पूर्वी फिर से हंसी खुशी रहने लगती है।